हेलो दोस्तों, जैसा कि हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, उसी की सीरीज में अभी हम 2017 का जो यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर है, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नेचुरल एलिमेंट which one of the following group of natural element in living matter में more than 99% of earth biomass। लिविंग मैटर जो होते हैं जैसे ह्यूमन बॉडी हो गई, एनिमल बॉडी हो गई, जितने भी लिविंग मैटर मतलब मैटर्स हैं लाइक मैमल्स, ऑल मैमल्स जिसमें वेल, सी, लायन, बियर, एलिफेंट हो गया, ये जितने सब हैं और भी मतलब एनिमल्स हो गए, बर्ड्स, जितने भी लिविंग मैटर्स हैं उनमें नेचुरल एलिमेंट का 99% जो बायोमास है वो कौन से नेचुरल एलिमेंट का है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिल्वर, हाइड्रोजन, ये पूछा जा रहा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है तो आपको रटने जैसा है, इसमें कोई फैक्चुअल चीजें ज्यादा नहीं हो, ये एक्सेप्शनल ही पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर ही पूछे और आज तक कभी रिपीट भी नहीं हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको एग्जाम में मिलते रहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आप देखेंगे वो है ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये तीन गैसेस मिलकर नेचुरल एलिमेंट बनाते हैं लिविंग मैटर में, जो 99% अर्थ बायोमास को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनमें से भी जब हम देखते हैं, इन 99 में से भी हम मतलब बाइफरकेशन करते हैं, तो 96% ऑफ ऑल आउट ऑफ ह्यूमन एंड देयर लाइफ स्टॉक नाउ कंप्राइजिंग, ह्यूमन की जब हम बात करते हैं, उनके लाइफ स्टॉक की जब हम बात करते हैं, ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक की जब हम बात करते हैं, तो इस 99 में से वो 96% कंप्राइज करता है ऑल मैमल में से। और जो रिमेनिंग है जैसे 4.2% बचता है, वो एलिफेंट हैं, बियर हैं, वेल हैं, ऐसे कई सारे अदर लिविंग एलिमेंट और लिविंग मैटर्स मिलेंगे जिनमें नेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना, एक कोई क्रिया है, प्ले वाइटल रोल इन डिस्पर्जन, एक जगह से दूसरी जगह को में मतलब डिस्पर्जन करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। कोई ऐसा कौन सा फिनोमिना हो सकता है कि एक जगह का जो डायनासोर है दूसरी जगह भी चला जाए, वोल्केनिक इरप्शन, डेथ हो जाती है लोग चीजों की, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। ग्लोबल कूलिंग, फ्रीजिंग हो जाएगा, बट मूवमेंट कहाँ होगा इससे। जोनल फॉल्टिंग, किसी जोन में फॉल्ट होगा तो चीजें क्या होंगी, इसमें धंस जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, ये भी नहीं। फोर्थ है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंट यदि एक कॉन्टिनेंट, दो कॉन्टिनेंट सब आपस में मतलब अटैच्ड हैं, बट ये एक जगह से ऐसे मूव करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो डिस्पर्सन होगा वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है। थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो डायनासोर है वो रिसाइड करता है कहाँ पर, लिथोस्फीयर में, लिथोस्फीयर प्लेट पे, और डिस्पर्स हो जाता है अदर कॉन्टिनेंट में ड्यू टू ड्रिफ्ट। जब सारे कॉन्टिनेंट एक थे तो कॉन्टिनेंट वाले पार्ट्स को पेंजिया कहा जाता था, और ये ओशियन वाला पार्ट था इसको पेंथलासा कहा जाता था। बट ड्यू टू ड्रिफ्टिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग, धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, फिर ऑन
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स में से भी अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट बन गया एंड आपका एशियन कॉन्टिनेंट बन गया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फिर कॉन्टिनेंट्स का भी फॉर्मेशन हुआ। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जो देने का श्रेय जाता है वो अल्फ्रेड वेगनर को जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है अल्फ्रेड वेगनर पे। अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। तो उसको चेयर कौन कर रहा था? क्वेश्चन ये पूछा गया है। जो ब्राजील का अर्थ समिट होता है जिसका नाम था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, उसको चेयर करने का जो पर्सन था उनका नाम है मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग। मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग। ये फैक्चुअल चीजें तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, रियो डी जेनेरियो समिट भी कहा जाता है, ब्राजील में हुआ था। इसमें जो सबसे मेजर वर्क हुआ है, जो मेजर रिजल्ट रहा है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का, वो है एजेंडा 21, जिसमें कई सारे एक्शंस लेने की स्ट्रेटजी बनाई गई ताकि उससे क्या होगा कि फ्यूचर में जो हमारा सस्टेनेबल गोल है उसको अचीव किया जा सके। एक चीज और बताते हैं कि जो 1992 में ये कॉन्फ्रेंस हो रहा था, ये 20th एनिवर्सरी मनाई जा रही थी किसकी? स्टॉक ऑफ कॉन्फ्रेंस की, जो 1972 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। कुछ एमिटर्स हैं और कुछ एमिटर प्रोडक्ट्स हैं, उनका मैच द फॉलोइंग करना है हमें एमिटर्स एंड एमिटर प्रोडक्ट्स के बीच में। आपको ये पता होना चाहिए कि जो वोल्केनिज्म है उससे आप 11th क्लास की एनसीईआरटी को देखेंगे तो इसमें सल्फर ऑक्साइड इसका बाय प्रोडक्ट है, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी जब आप इसको रीड करेंगे। सल्फर ऑक्साइड, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार, 2024 में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जब आप सल्फर ऑक्साइड से वोल्केनिज्म को मैच करते हैं तो बी का 4, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचता है दो ऑप्शन और, फॉरेस्ट फायर। आपको ये पता है कि फायर से कार्बन निकलता है, बट जब बहुत हाई पैमाने पे भी हो जाए तो इसमें आप देखेंगे कार्बन से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, तो फॉरेस्ट फायर को फर्स्ट से मिलाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डी का 1, एक का ऑप्शन और हमारा एलिमिनेट होगा और हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 2। अब हम देखते हैं ओशियन। ओशियन में आप देखेंगे सॉल्ट ओशियन से ही फॉर्म होता है, तो ठीक है, इससे आप मैच करिए। सी को 2 करेक्ट चल रहा है हमारा। डिकेइंग प्लांट 3, 1 का 3 यहाँ पर भी करेक्ट है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर, कुछ स्कॉलर्स दिए गए हैं ज्योग्राफी के, और उसमें पूछा गया कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ डाइकोटॉमी ऑफ जर्नल वर्सेस स्पेसियल ज्योग्राफी। ये किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डुअलिज्म ही लीड करता है किस चीज को? डाइकोटॉमी को। डुअलिज्म और डाइकोटॉमी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। डुअलिज्म का मतलब है कि दो आइडिया एक ही सब्जेक्ट मैटर में वो चल रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, यदि रीजनल ज्योग्राफी एंड सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है, उससे भी बेस्ट एग्जाम्पल हम समझते हैं ज्योग्राफी को स्टडी करने का दो व्यू देखा जा रहा था। एक एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिज्म हम कह सकते हैं, एक था पॉसिबिलिज्म। तो ये आइडिया की डुअलिटी थी कि सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करने के लिए हम देख रहे थे, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसी सब्जेक्ट में भी डिवीजन हुआ, जैसे फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी
एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इस डिवीजन को डाइकोटोमी कहा जाएगा। इस सब्जेक्ट मैटर में ही आपका डिवीजन हो गया, बट सब्जेक्ट मैटर को पढ़ने के लिए अप्रोच, पर्सपेक्टिव, व्यू अलग अलग है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही है कि उसी सब्जेक्ट को पढ़ना है। दैट इज कॉल्ड डुअलिज्म। ठीक है। इसके जो फर्स्ट मतलब जो पर्सन है जिन्होंने डुअलिज्म को मतलब लेट डाउन किया, फाउंडेशन ऑफ डाइकोटोमी को जर्नल वर्सेस स्पेशल ज्योग्राफी में, वो थे बर्नार्ड बेरेनियस। और बर्नार्ड बेरेनियस की एक बुक है जिसका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। उस बुक का नाम है ज्योग्राफी का जर्नलिसिस। ठीक है। एंड फर्स्ट एक और पर्सन रहे इन्हीं के कंटेम्प्रेरी, इमैनुअल कांत। इमैनुअल कांत को फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक और पर्सन है सेबास्टिन मुनिस्टर। ये जर्मन ज्योग्राफर थे और कार्टोग्राफर थे, ये आपको पता होना चाहिए। पीटर एपियन, ये भी एक कार्टोग्राफर थे। तो मेजर बर्नार्ड बेरेनियस, जिनकी बुक का नाम है ज्योग्राफिका जर्नलिसिस, इन्होंने डाइकोटोमी के बारे में बात की। इमैनुअल कांत, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनको फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। कुछ ऑथर्स दिए हुए हैं, कुछ बुक्स हैं, उनको मैच द फॉलोइंग करना है। और मैच द फॉलोइंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें बताना है कि कौन मैच नहीं करता है। ठीक है। तो अल मसूदी, अल मसूदी की तो बुक का नाम है किताब मुराजिल दहाब। और तीन बुक थी बट तीनों खो गई हैं, केवल किताब मुराजुल दवाब, जिसे गो द मीडोज ऑफ गोल्ड एंड माइन ऑफ जेम्स कहा जाता है, वो केवल आपको मिलती है। जो रूट्स एंड रिलम है वो तो अल मसूदी की नहीं है, ये मुझे पता है। आपको भी पता होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है रूट्स एंड रिलम। ये किसकी बुक है ये आपको अब पता होना चाहिए। ये इब्न हौकाल की बुक है। इब्न हौकाल की बुक का नाम है रूट्स एंड रिलम। ठीक है। तीन जो अदर है ये आपको पता होना चाहिए। किताबुल अशकाल किसका, अल बल्खी। क्या बात किया गया, क्लाइमेटिक एटलस बनाया गया है इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेटिक एटलस। अल बरूनी किताबुल हिंद। इब्न खल्दून मुकद्दिमा। मुकद्दिमा किससे रिलेटेड है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड बुक का नाम है मुकद्दिमा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी का जो प्रोपाउंडर है उनका नाम है आरी हटन, ये आपको पता होना चाहिए, रट लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप 10 साल के पेपर में देखेंगे 5 to 6 टाइम ये पेपर में पूछा गया है। तो हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी पोस्टुलेटेड बाय, प्रोपाउंडेड बाय आरी हटन। डार्विन का क्या है, डार्विन ने कंसेप्ट ऑफ चेंज ओवर टाइम दिया और इन्होंने डिटर्मिनिज्म की आइडिया को बहुत प्रभावित किया है अपने आइडिया से। पेंग पेंग की साइकिल ऑफ इरोजन है जिसमें एंड्रम जो इसका लास्ट मतलब फीचर होता है उस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर emphasize ऑन बिहेवियरल ज्योग्राफी। बिहेवियरल अप्रोच जो है ज्योग्राफी में वो किसने मतलब अपनाया है, कौन सा वो स्कॉलर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे एग्जाम में। तो आप देखेंगे विलियम क्रिक, वो बिहेवियरल अप्रोच को एक्सेप्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं ज्योग्राफी में, ज्योग्राफिकल स्टडी के लिए। ये क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशंस के क्रिटिसिज्म में उभरा हुआ एक अप्रोच है बिहेवियरल ज्योग्राफी, जिसमें कहा गया कि इसमें आप डेटा, फैक्ट्स, फिगर की बेसिस पे थ्योरी बना रहे हैं, बट ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन बिहेवियर को आप इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए विलियम क्रीक ने थिंकिंग ज्योग्राफिकली करके एक बुक लिखी और इन सभी उनके अपने आइडियाज में, अपने बुक्स में, अपने पेपर में, अपने जितने भी मतलब वर्क हैं उनमें बिहेवियरल अप्रोच को यूज किया फॉर द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है।
बर्टन जी जो हैं ये क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के एग्जाम्पलर रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करते रहे हैं और इनकी एक बुक है द सिटी ऑफ द सेंट, ये आपको पता होना चाहिए, द सिटी ऑफ द सेंट। एंड वन मोर पर्सन जॉनसन, जॉनसन की एक बुक है ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स, ये भी पूछी गई है प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ज्योग्राफर दिए हैं जर्मन ज्योग्राफर जिनका कंट्रीब्यूशन को क्रोनोलॉजिकली लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, उनके जो ज्योग्राफिकल थॉट के डेवलपमेंट के आइडियाज आए हैं उनको। थोड़ा सा हम जितने जर्मन ज्योग्राफर रहे उनको थोड़ा सा ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। इमैनुअल कांत, इमैनुअल कांत का जो कोर कंसेप्ट था कोरोग्राफी एंड क्रोनोलॉजी एंड कोरोलॉजी, ये फिलोसफी का ज्योग्राफी पे फोकस करते हैं, इनके बारे में भी हमने बात की। इन्हें फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म भी कहा जाता है, किसको, इमैनुअल कांत को। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट की बात करते हैं, ये सिस्टमैटिक ज्योग्राफर रहे, फिजिकल ज्योग्राफर रहे। इंटरकनेक्टेडनेस पे बात करते हैं, कॉस्मोस इन्होंने लिखा। परमाफ्रॉस्ट के बारे में इन्होंने लिखा, परमाफ्रॉस्ट। हम्बोल्ट करंट है, पेरुवियन करंट को हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है। इन्होंने एंडीज जो पर्वत है उसका एक्सपेडिशन किया था साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट ज्योग्राफर है कार्ल रिटर, कार्ल रिटर को ये रीजनल ज्योग्राफर थे, आर्म चेयर ज्योग्राफर भी कहा जाता है। इनकी एक बुक है जो बहुत फेमस है अर्धकुंडी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पर्सन है ऑस्कर पेशल, ऑस्कर पेशल फिजिकल ज्योग्राफर रहे हैं, ये इम्पीरिकल लैंडफॉर्म स्टडी के बारे में अपने आइडियाज अपने थॉट में एम्फेसिस करते हैं। नेक्स्ट पर्सन रहे फर्डिनांड वॉन रिक्टोफन, जियोमॉर्फोलॉजी पे इनका फोकस था। रीजनल एंड जर्नल जो ज्योग्राफी के आइडियाज और स्प्लिट थे उनके बारे में बात करने का जो श्रेय है फर्डिनेंड वॉन रिक्टोफन को जाता है। फ्रेडरिक रटजल, जिन्हें ह्यूमन ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी का फादर भी कहा जाता है, इनका एक कॉन्सेप्ट था लेवेंस थ्योरम, डिटर्मिनिज्म पे बेस्ड था। इनकी एक बुक है एंथ्रोपोज्योग्राफी, इनकी एक बुक थी पॉलिटिक्स ज्योग्राफी। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में। तो आपने पहले देखा इमैनुअल कांत आए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट आए, कार्ल रिटर, ऑस्कर पेशल, फर्डिनेंड वॉन रिक्टोफन, फ्रेडरिक रटजाल। नेक्स्ट पर्सन है अल्बर्ट प्रैंक, इन्होंने ग्लेशियर स्ट्रेटिग्राफी के कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट पर्सन है अल्फ्रेड हेटनर, मेथडोलॉजी दिया है कोरोलॉजी का और रीजनल ज्योग्राफी के फादर भी कहा जाता है इन्हें, इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी पे बहुत फोकस किया है। वाल्टर क्रिस्टॉलर, इनकी थ्योरी है सीपीटी, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, अर्बन ज्योग्राफी पे काम किया है इन्होंने। और नेक्स्ट पर्सन है कार्ल ट्रॉल, कार्ल ट्रॉल लैंडस्केप इकोलॉजी इनका फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज था और रिमोट सेंसिंग इकोसिस्टम पे इन्होंने वर्क किया है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, पहले कौन आया है, रेडजेल, ट्रॉल, हेटनर, पेशल। नो, पहले पेशल आए हैं, ये इतना हमें पता है। पहला है इमैनुअल कांत, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर एंड ऑस्कर पेशल। तो पेशल्स इन तीनों में से यदि कोई नहीं है तो नेक्स्ट पर्सन ऑस्कर पेशल, इसमें से कहीं पर भी ऐसा ये तीनों लोगों का नाम नहीं देखने को मिल रहा, तो हम पहला ऑप्शन डिलीट करेंगे, सेकंड ऑप्शन डिलीट करेंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन एलिमिनेट होने के बाद बचता है, ऑस्कर पेशल के बाद कौन है, फर्डिनेंड वॉन रिक्टोफन, ये भी नहीं है। नेक्स्ट कौन है, फ्रेडरिक रटजाल, तो पेशल के बाद रेडजेल एंड रिडजेल के बाद है अल्बर्ट फ्रैंक, फिर हेटनर, हेटनर एंड ट्रूल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेम एनवायरनमेंट, एक जो सेम वातावरण है वो एनवायरनमेंट कैरीज करता है डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल, और वो जो लोग हैं वो अपने तरीके से अपने कल्चर से उस एरिया को उस एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंगली मतलब यूज करते हैं। तो ये किस कॉन्सेप्ट को फोकस करता है, ये कॉन्सेप्ट है पॉसिबिलिज्म का। द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिज्म मीन्स ह्यूमन जो है उसके पास कुछ नॉलेज है जो एनवायरनमेंट को
मतलब मॉडिफाई करके अपने बेस्ट सूटेबल फीचर्स के लिए यूज कर सकता है। तो फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म किसको कहा जाता है? लुसियन फेब्रे। ये आपको पता होना चाहिए, फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म लुसियन फेब्रे। ठीक है। विच स्कूल ऑफ थॉट फर्स्ट डेवलप द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिज्म? ये कहाँ के थे? फ्रेंच। ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेंच जोग्राफर थे लुसियन फेब्रे, जिन्हें फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म भी कहा जाता है। और वो आइडिया ऑफ पॉसिबिलिज्म की जब हम बात करते हैं, तो आइडिया ऑफ पॉसिबिलिज्म का जो आइडिया आप देखेंगे, यूजली वो आपको फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट में देखने को मिलता है। और बिडाल डीला ब्लास का जो कंसेप्ट था पीस, उसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोमिनेंट आइडिया ऑफ ऑल जोग्राफिकल प्रोग्रेस इज दैट टेरेस्ट्रियल यूनिटी। टेरेस्ट्रियल यूनिटी का जो आइडिया था, वो देने का जो कंसेप्ट है, वो भी बिडाल डीला ब्लास को जाता है। तो बिडाल डीला ब्लास जो टेरेस्ट्रियल यूनिटी की बात करते हैं, उनका मतलब था कि जो अर्थ है वो एक concept of Earth as a whole, whose parts are well coordinated and organized, where phenomena follow a sequence and general law। कोई भी जो अर्थ का एक पूरा अर्थ है, उसको एक होल की तरह पढ़ना चाहिए। इसका कोई पार्ट यदि हम पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो उसको वेल कोऑर्डिनेटेड और ऑर्गेनाइज्ड फिनोमिना के सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, ताकि हम उस आइडिया को, जिसको उन्होंने आगे चल के पीस का कॉन्सेप्ट दिया था, इसी रीजन इसी आइडिया को पीस कहा, और ह्यूमन का जो इंटरेक्शन हुआ उसको जेनरेटिवाई कहा इन्होंने। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पर्सन रहे हैं, जैसे हमने बात भी की, अर्थ एज ए होल पढ़ने का जो कंसेप्ट है, उस पार्ट आर वेल कोऑर्डिनेटेड एंड ऑर्गेनाइज वेयर फिनोमिना फॉलो सीक्वेंस एंड जर्नल लॉ। जीन ब्रूस की बात करते हैं, इनके दो प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी मतलब इंटरकनेक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स, एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। इंटरकनेक्शन के बाद इन दोनों के बीच कैसा इंटरेक्शन है, कैसा वो लॉ फॉर्म करते हैं। बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो बिडाल डीला ब्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव वाज रिस्पॉन्सिबल? रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? फॉर रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर वर्ड गलत दिया है, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी। स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी करके एक बुक है, किसकी है? वुलरिच की। और वुलरिच किससे आइडिया ऑफ थॉट और स्कूल से रिलेटेड है? क्वांटिफिकेशन से। तो क्वांटिटिव रेवोल्यूशन से। तो हमारा करेक्ट आंसर भी क्या है? क्वांटिटिव रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया रिकॉर्डेड लोवेस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन 4 स्टेट्स में कौन सा है? उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड 963 एंड तमिलनाडु 996, हिमाचल प्रदेश 972। बट जब वेस्ट बंगाल को देखते हैं तो यह है 950, जो कि बिलो है इन चारों ऑप्शन में। तो हमारा करेक्ट आंसर भी क्या है? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग country recorded highest population density as per UN demographic year book index? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बांग्लादेश। ये आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर है, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है PYQ से। ये आपको पता होना चाहिए यदि आप प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following statement correctly depict threshold to central place model? सेंट्रल प्लेस मॉडल किसने दिया? वाल्टर क्रिस्टालर ने। ये कहाँ के थे? जर्मन जोग्राफर थे। ये आपको पता होना चाहिए। रिपीट हुआ है। कब दिया? 1933 में वाल्टर क्रिस्टालर ने। सेंट्रल प्लेस आइडिया किस पे बेस्ड था? सदर्न जर्मनी पे बेस्ड था। अब इसमें पूछा है कि थ्रेशोल्ड किस
चीज़ को करेक्टली डिपिक्ट करता है। उसी के एक क्वेश्चन के बाद फिर ये पूछा गया है कि ये थ्रेशोल्ड और रेंज किस मॉडल से रिलेटेड है। तो थ्रेशोल्ड को जब हम देखते हैं कि थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर द सर्विसेज। सिंपल भाषा में कहें कि एक सर्विसेज के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पीपल या कितने रिक्वायर्ड हो रहे हैं, उसको सर्विसेज उसको थ्रेशोल्ड कहा जा रहा है। और उस सर्विसेज को यूज करने के लिए कितने दूर से लोग आ रहे हैं, उसको रेंज कहा गया उस अर्बन बॉडी का। उस जो अर्बन ज्योग्राफी का आइडिया है सेंटर प्लेस थ्योरी, उसमें इसको ऐसे इंटरप्रेट किया गया है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल नीडेड टू सपोर्ट ए सर्विसेज इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड अकॉर्डिंग टू सेंट्रल प्लेस मॉडल। ठीक है। और सेंट्रल प्लेस मॉडल और रेंज क्या है, इस सर्विसेज को यूज करने के लिए कहाँ से लोग आ रहे हैं, वो उसको रेंज कहा गया इस पर्टिकुलर सर्विसेज का। तो किसमें दिया है, ये भी सेंट्रल प्लेस थ्योरी में गया है वॉल्टर क्रिस्टल ने 1933 में। एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट इन इंडिया रिकॉर्डेड सेक्स रेशियो हायर देन 950 अकॉर्डिंग टू ईयर 2011 सेंसस। अभी आपने देखा सेक्स रेशियो की बात की कि वेस्ट बंगाल 950 से नीचे है। तो हम देखते हैं अब हमारे जो 4 ऑप्शन है उसमें से 950 से ऊपर कौन-कौन है। आंध्र प्रदेश सदर्न स्टेट है, यहाँ पर हो सकता है उड़ीसा, ये भी सदर्न एंड ईस्टर्न स्टेट, यहाँ पर भी हो सकता है तेलंगाना, यहाँ पर भी होगा क्योंकि ये सब सदर्न स्टेट्स में कंसीडर किए जाते हैं। बट उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश, इसमें आप बीमारू स्टेट आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी गैंगेटिक प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन वाले जो रीजन है, यहाँ पर बहुत कम सेक्स रेशियो देखने को मिला है बिलो द 950। बट सदर्न स्टेट में जो सेक्स रेशियो हायर देखने को मिला है अबव द 950। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड is correctly depicting the pattern of distribution of population among the cities by D curve। D curve में कितने, ये जो ग्राफ है वो किस चीज को मतलब पैटर्न को डिपिक्ट करता है, तो इसका है बाइनरी पैटर्न। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे डिवीजन हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पर डिवीजन, और ये डी किसको डिपिक्ट कर रहा है, बाइनरी पैटर्न को। ठीक है। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग, कुछ सेटलमेंट दिए हैं, उनके अलाइनमेंट दिए हैं। तो आप इनके वर्ड से सेटलमेंट पैटर्न से ही समझने की कोशिश करिए। क्लस्टर पहले हम देखते हैं। क्लस्टर मतलब बहुत सारी जो अर्बन सेटलमेंट आसपास होगी। अब इस इमेज में देखिए ऐसा कौन सा एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बी। तो बी का 4 आपका आंसर ऑटोमेटिक आपको मिल गया। हम और भी चेक कर लेते हैं। ई का 3 लीनियर, यहाँ देखो एक लीनियर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है। बी का 4 हमने देख लिया। 3 का 2 स्टार शेप, ये देखिए स्टार बन रहा है, ये भी करेक्ट है हमारा। एंड डी का 1 यूनिफॉर्म है, कहीं से भी डी मतलब पैटर्न अलग नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट टू पोटेंशियल यूज ऑफ सर्विसेज एट लोकेशन अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी मॉडल। ग्रेविटी मॉडल किसने दिया है, विलियम जे रेली ने। और रिटेल एंड सर्विस लोकेशन के लिए विलियम जे रेली ने ग्रेविटी मॉडल दिया कि जो लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन है, मतलब कि एक दो स्पेस है, दो लोकेशन है, मतलब दो मार्केट है फॉर एग्जांपल आसपास का है, तो एक ना एक पॉइंट आएगा जिसमें एक बाउंड्री बनेगी, एक ब्रेकिंग पॉइंट होगा कि इधर का जो पर्सन है, ये जो लोकेलिटी है, ये यहीं से केवल, या ये जो पर्सन है ये यहीं से केवल बाय करेगा, यहाँ से अब नहीं बाय करेगा ड्यू टू सेवरल रीजन लाइक डिस्टेंस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो उस ब्रेकिंग पॉइंट और बाउंड्री को ही जहाँ पर बनता है उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, और उसी को रिटेल एंड सर्विस लोकेशन एंड ग्रेविटी मॉडल कहा है विलियम जे रेली ने। तो इसको आप देखेंगे क्या है,
डायरेक्ट रिलेशनशिप टू पॉपुलेशन साइज एंड इनवर्स रिलेशनशिप टू डिस्टेंस। पॉपुलेशन साइज एंड इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है डिस्टेंस में। तो हमारा करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और फिर हम इस वीडियो को बाइंड अप करेंगे। कोहट क्या होता है? कोहट का मतलब होता है ग्रुप। ये आपको पता होना चाहिए, ग्रुप होता है, वो उस कोहट का आदमी है, एक ग्रुप है। तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कहीं ग्रुप जैसी बात नहीं, ए पॉपुलेशन ग्रुप यूनिफाइड बाय स्पेसिफिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ए का टू, ए का टू, एक ऑप्शन, और हमारा आंसर हमें मिल गया। ठीक है, एग्जाम्पल यूएसए बेबी बूम कोहट। एक टाइम है 1946 से लेकर 1964 के बीच में, जिसे यूएसए में बेबी बूम कोहट कहा जाता है। मतलब उस समय बेबी बूम बहुत हो रहा था उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में, इसलिए उसे बेबी बूम कोहट कहा गया। एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, तो उसे कोहट कहा गया। नेचुरल इंक्रीज क्या होगा? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ठीक है, तो बी का 1, ये भी हमारा करेक्ट है, और 1 का 2, ये भी हमारा करेक्ट है। डिपेंडेंसी रेशियो की बात हम कर रहे हैं, तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन की कुछ ना कहीं कुछ कुछ हिंट देखने को मिलेगा। तो आपके ऑप्शन देखेंगे, मेजर इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ डिपेंडेंट अगेंस्ट प्रोडक्टिव एज ग्रुप। डिपेंडेंट पॉपुलेशन की बात हो रही, तो डी का 4, डी का 4। और डेमोग्राफिक डिविडेंड की जब हम बात करते हैं, जब पॉजिटिव लो डिपेंडेंसी होगा, मतलब जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन वो कम होगी और जो वर्किंग एज पॉपुलेशन वो ज़्यादा होगी, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड पॉजिटिव होगा। जब डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा, मतलब डिपेंडेंसी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और जो वर्किंग एज पॉपुलेशन वो कम होगी, तो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो हमारा नेगेटिव होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या बताता है? एक इकोनॉमिक ग्रोथ की पोटेंशियल बताता है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कैसे अपने आइडिया, अपने थॉट, स्किल और इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो क्षमता, स्ट्रेंथ है, उसके बेसिस पे कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन कैसे डिपेंडेंट पॉपुलेशन का पेट भरने के साथ साथ देश की ग्रोथ में भी हेल्पफुल हो सकती है। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुमन विल बियर थ्रू हर चाइल्ड बेयरिंग एज। जो वुमेन की मतलब फर्टिलिटी रेट है वो पर्टिकुलर, जब तक वो मतलब प्रजनन कर सकती है, पर्टिकुलर वो जब तक उससे बेबी हो सकता है तब तक उसको उस पर्टिकुलर ईयर तक उसको टोटल उसकी फर्टिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुछ स्टेट दिए गए हैं और उन स्टेट की बताया गया कि 1/4 टोटल पॉपुलेशन कंट्री के वो मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन आप देखेंगे कहाँ पर देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट महाराष्ट्र, नेक्स्ट बिहार, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल, नेक्स्ट एमपी, नेक्स्ट तमिलनाडु, नेक्स्ट राजस्थान, नेक्स्ट कर्नाटका। ठीक है, हमें 25% चाहिए। अब हम मैच करते हैं। उत्तर प्रदेश 16%, असम कहीं पर है? नहीं, पंजाब कहीं पर है? नहीं, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश 16%, मध्य प्रदेश आप देखेंगे 6%, तो 16 6 22, कर्नाटका 5%, तो 16 6 22 एंड 5 11, तो ये करीब 27% हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करेक्ट देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, क्योंकि आंध्र प्रदेश यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, पंजाब यहाँ देखने को नहीं मिलेगा टॉप 10 में, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यदि ये 16% है तो इन जो अलग दो हैं उनको भी एटलीस्ट 4 से 5% होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में गुजरात, हरियाणा ये कहीं पर है ही नहीं, सारे स्टेट टॉप 10 में, बट ये स्टेट है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है, कुछ स्कॉलर्स दिए गए हैं और पूछा गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोकेशन यूजिंग द फ्रेम ऑफ लोकेशनल ट्रायंगल किसने यूज किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अल्फ्रेड वेबर। और डीएम स्मिथ की जब हम बात करते हैं तो इनकी एक बुक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी,
जिसमें स्पेशल मार्जिन थ्योरी की बात की थी डीएम स्मिथ ने और बोला कि जो एरिया का कॉस्ट कर्व थ्योरी इसमें इन्होंने समझाने की कोशिश की है। डीएम स्मिथ बोलते हैं कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी वो मेनली फोकस करती थी फाइंडिंग अ लीस्ट कॉस्ट पॉइंट फॉर ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्मिथ का जो मॉडल है, जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड स्टेट लोकेशन थ्योरी में उन्होंने बात किया, वो स्पेशल मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है कि एक कंपनी कैन ऑपरेट सक्सेसफुली एनीवेयर, कहीं से भी, बट उसका जो प्रॉफिट है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ये डीएम स्मिथ की थ्योरी में देखने को मिलता है। और अल्फ्रेड वेबर के बारे में यदि आपको देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और आपको वहाँ पर अल्फ्रेड वेबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी देखने को मिलेगी। आप उसको कंसेप्चुअली जाकर देखकर पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एक और जोग्राफर है वाल्टर स्टार्ट। वाल्टर स्टार्ट को फादर ऑफ रीजनल साइंस भी कहा जाता है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जैसे लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी 1956 में, मेथड ऑफ इंटर रीजनल एंड रीजनल एनालिसिस 1960s में, एक बुक है हिस्ट्री ऑफ रीजनल साइंस एंड रीजनल साइंस एसोसिएशन इंटरनेशनल 2003 में वाल्टर स्टार्ट की ये बुक देखने को मिलती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का। कुछ इकोनॉमिक्स दिए हैं, इकोनॉमी, और कुछ उसके फीचर दिए गए हैं और हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो ये आपको पता नहीं, सबसिस्टेंस इकोनॉमी जो होती है जिसमें ये स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन और टोटली ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है जिसमें बहुत लिटिल एक्सचेंज होता है, बाटर सिस्टम वाली सोसाइटी होती है। तो लिटिल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड ओनली लिमिटेड नीड फॉर मार्केट, आपस में चेंज कर रहे हैं। तो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी को हम 4 से मैच करेंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आंसर नंबर 2 को, ऑप्शन नंबर 2। अब हम मैच करते हैं बी को 1 से, कमर्शियल इकोनॉमी। इसमें क्या होगा, प्रॉफिट ओरिएंटेड वर्क होगा मेनली कमर्शियल इकोनॉमी। मार्केट कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि प्राइमरी फोकस क्या है, प्रोडक्शन पैटर्न को इंक्रीज करना ताकि प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा एंड रिसोर्स कम होगा, वहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस इकोनॉमी होगी। तो 3 का सी, सेल्फ सफिशिएंसी, हाई प्रोडक्शन एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। एंड डी का 2, सेल्फ सफिशिएंसी, लो प्रोडक्शन एंड लो पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।